आज जो हमारी क्लास 12th की एक वीडियो है द एंड ऑफ बायोपॉलिटी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी फर्स्ट चैप्टर है और क्लास 12th के जो एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ पे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहला क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट वाज अ सोवियत सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले देखोगे सोवियत सिस्टम था क्या, इसके बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आप इसे याद कर लेना। ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है और जो है लॉन्ग 6 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, सोवियत सिस्टम क्या था। सोवियत सिस्टम 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसको लेनिन ने करा था। वर्ल्ड में लेनिन ने ये रेवोल्यूशन करा था जिसको बोलते हैं भाई कम्युनिस्ट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से लिखोगे आप लोग, इट वाज अ कम्युनिस्ट सिस्टम लीड बाय द वर्ल्ड में लेनिन। इसके बाद सबसे बड़ी पॉइंट क्या थी कि भाई यहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम के बाद जो कि पूरी तरीके से किसके अगेंस्ट में होता है, यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी पूंजीवादी सिस्टम के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। हम इसको कहेंगे भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट में था और अपने देश में ये पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म कर देते हैं। दूसरा, एबॉलिश ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब कम्युनिस्ट सिस्टम आएगा तो इसके अंदर सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टेट कंट्रोल हो जाती है, यानी सरकार सारी प्रॉपर्टी जो है अपने कंट्रोल में कर लेगी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको रन करेगी, ठीक है। और इसमें जो भी आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं लाइक स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पे एबॉलिश कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने बताया स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। जितनी भी देश के अंदर इंडस्ट्रीज होगी सारी इंडस्ट्रीज अब गवर्नमेंट कंट्रोल होगी, यानी पिन से लेकर के एरोप्लेन तक, ठीक है। जो भी कार प्रोडक्शन होगा, जो भी खाने के सामान प्रोडक्शन होंगे, सब कुछ सरकार आपको जो है वो बनाएगी। और यहाँ पे ठीक है, इसमें सबको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। देखिए एक पॉइंट हमारा मिसिंग हो गया, आप लिख सकते हो 100% एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकार ने वादा किया भाई सबको काम करना पड़ेगा और सबको काम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि भाई सारा सिस्टम किसका है, सरकार का है। यानी कौन सी सरकार है, यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, इस बात को याद रखना। तो ये मॉडल लोगों को बहुत अट्रैक्टिव करता है, तो ये जो है ना यहाँ पे इसलिए रेवोल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट ध्यान देना, सिंगल पार्टी सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी दूसरी सरकार अवेलेबल नहीं होगी, कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ एक पार्टी होगी आपकी अवेलेबल जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई हम एक ऐसी सोसाइटी बना देंगे जहां पे कोई भी अपर क्लास, मिडिल क्लास और जो है पुअर क्लास यहाँ पे नहीं होगा, सभी एक जैसे लोग होंगे। यानी सभी सरकार ने वादा किया था भाई सरकार जो है एक्सप्लॉयटेशन खत्म कर देगी। क्योंकि यहाँ पे मेन दिक्कत यह थी कि क्योंकि ये जो आइडियोलॉजीज है वो कार्ल मार्क्स ने दी थी और कार्ल मार्क्स का मेन मोटिव क्या था कि भाई पूरी तरीके से हमें एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना है। क्योंकि जो रिच लोग होते हैं, एलिट क्लास होते हैं, वो किसी तरीके से जो पुअर कम्युनिटी होती है, जो मैक्सिमम होती है 90% होती है, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो किसके पास जाता है, जो बोर्जुआ क्लास है या रिच क्लास है या एलिट क्लास है। तो वो चीज़ें खत्म कर दी जाएगी। यहाँ पे सबको लगभग एक समान या इगैलिटेरियन सोसाइटी या इक्वालिटी सोसाइटी पे बेस होगा ये प्रिंसिपल, ठीक है। और लास्ट में नो डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कोई भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक यानी जो भी लोकतांत्रिक सिस्टम होता है जिसमें इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होते हैं, ये सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। सो ये सिस्टम था आपका सोवियत मॉडल। इस देश को जो है कई सारे देशों ने अडेप्ट करा, जिसको बोलते हैं सोवियत यूनियन। जिसको क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन, यानी इसमें यूएसएसआर भी बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसके अंदर वो देश आते हैं जो कि ईस्टर्न रशिया के आसपास जो देश हैं, ठीक है, लैटविया, यूक्रेन, आज यूक्रेन जैसे वॉर कर रहा है, ठीक है, लैटविया, लुथियाना, कजाकिस्तान, ठीक है, और ये तजाकिस्तान, ये सारे देश आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बट ये सिस्टम जब 1917 में आया तो फाइनली ये 1990 तक, 1990 तक आते आते ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, ठीक है। ये सिस्टम पूरा खत्म हो गया क्योंकि इसके अंदर कुछ कमियां थी। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो इस सिस्टम में भी कुछ कमियां थी। तो ये सिस्टम चल नहीं पाया रशिया में, या सोवियत सिस्टम जो है या पूरा जो सोवियत मॉडल था वो कोलैप्स हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई सोवियत सिस्टम वाज डिसइंटीग्रेट या एबॉलिश या कोलैप्स, किसी तरीके से भी आएगा। आपको समझना है क्या ये कोलैप्स क्यों हो गया या एंड क्यों हो गया, खत्म क्यों हो गया, ठीक है, याद रखना। तो पहला सिंपल बात है, इसमें 3 कॉज आप डिवाइड कर देना, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, ठीक है, इकोनॉमिक कॉज और आपका गोरबाचेव के रिफॉर्म्स। ये 4 हेडिंग डाल करके आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल कॉज में आप क्या लिखोगे, पॉलिटिकल कॉज में ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं था। यानी जो सोवियत मॉडल के अंदर में जैसे मैंने बताया हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इनका ग्रुप था। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, सबसे ज़्यादा जो दादागिरी दिखाता था वो रशिया दिखाता था। वो अपनी कल्चर, अगर कोई इसमें से अलग होना चाहता था, सोवियत यूनियन में से अलग होना चाहता था, तो वो अलग नहीं हो सकता था। तो ये धीरे धीरे जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से डोमिनेंस हो गया किसका, रशिया का, जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी किसी भी देश को आज़ादी नहीं थी। कोई भी जो है इंडिविजुअल कोई भी अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, सरकार को कोई आलोचना नहीं कर सकता है, ठीक है।
कोई भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होंगे, तो यानी पॉलिटिकल पॉइंट में कोई भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई जवाबदेही ही नहीं होगी, कोई भी जवाब जो है आपको सरकार देगी नहीं। सरकार ने जो करा वो सही है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सोशल कॉज। अब सोशल कॉज भी पॉलिटिकल कॉज जैसा ही है, क्योंकि भाई समाज में जो है आपने वादा किया था कि यहाँ पे हम क्लास लेस सोसाइटी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लास लेस सोसाइटी बनी नहीं, क्योंकि जिनके पास पावर थी वही अब दादागिरी दिखा रहे हैं, वही अपनी डोमिनेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से अनइक्वल सोसाइटी फिर से हो गई थी, यानी जो जिनके पास पावर है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं, वो अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में अपनी वो प्रिविलेजेस दिखा रहे हैं, विशेष अधिकार दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्यूरोक्रेटिक, जितने भी ऑफिसर्स थे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सर्कल करा है। सो ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो ऑफिसर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो अपने फैमिली को तो बहुत अच्छी लाइफ दे रहे थे, बट जो आम लोग हैं, कॉमन मैन है, वो आज भी वो सफर कर रहे थे बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इकोनॉमिक कॉज क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था इस समय, क्या चल रहा था बेटा, कोल्ड वॉर, यानी 1945 से लेकर के और 1945 से लेकर 1990 तक, ठीक है, 1990 तक हमारा चलता है कोल्ड वॉर का पीरियड। इस कोल्ड वॉर का मतलब यह था कि भाई दो सुपर पावर हैं अभी दुनिया में, दो सुपर पावर है, एक तरफ है आपका यूएस, दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर, यूएस और यूएसएसआर, ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर। तो इनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ये कभी डायरेक्टली कभी वॉर नहीं करते हैं, लेकिन ये हर ऐसे देशों में जहां पर एक तरफ अगर पाकिस्तान को अगर यूएसए सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया को यूएसएसआर सपोर्ट करता था। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया को हेल्प कर रहा है तो वो इंडिया को काफ़ी सारा वो क्या देगा, आर्म सप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जहां पर ये दोनों, किसी भी देश में अगर लड़ाई होती है तो ये दोनों पहुंच जाते थे। तो अपोजिट टीम को अगर एक टीम अगर साथ दे रहा तो अपोजिट टीम को दूसरा टीम साथ देगा। जैसे मैंने बताया इंडिया पाकिस्तान का एक एग्जांपल दिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता था यूएसएसआर, ठीक है, और साउथ कोरिया को सपोर्ट करता था यूएसए। इसी तरीके से नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट करते थे यूएसएसआर, साउथ को सपोर्ट करता था आपका यूएसए। सो इस तरीके से जो है इनके आर्म्स रेस, यानी अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा पैसा खर्च करा, जो किसमें आएगा बेटा, आर्म्स रेस में आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप सरकार अगर आर्म्स पे खर्चा करेगी, हथियारों पे खर्चा करेगी, तो आम जरूरत की जो चीजें, जो कंज्यूमर की जो चीजें हैं, गुड्स हैं, जो तेल साबुन खाना प्रोडक्ट होते हैं, वो सब की कमी हो जाएगी, ठीक है, उनकी शॉर्टेज होने लग गई, और धीरे धीरे उन चीज़ों की महंगाई भी होने लग गई। जब शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज़ों की तो ऑब्वियसली उसकी महंगाई हो जाती है। ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। लास्ट में आता है 1985 का टाइम। अब लोगों ने बहुत सफ़र कर लिया, बहुत सारे लीडर चेंज हुए, बट 1985 में नया लीडर आता है, इसका नाम था गोरबाचेव। गोरबाचेव आते ही वो डेमोक्रेसी का फैन था, यानी वो डेमोक्रेसी को अच्छा लगता था उसको, और वो धीरे धीरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड से कम्युनिस्ट अपने आप को अलग करना चाहते थे, अब उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, खासकर गोरबाचेव ने। गोरबाचेव ने कहा कि भाई हम यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और ओपननेस करेंगे, यानी ये इकोनॉमिक सेंस में था और ये पॉलिटिकल सेंस में था। इकोनॉमिक सेंस का मतलब क्या है कि अब हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस वाले मैं जैसे बताया कि भाई स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होगी और वो उनका इकोनॉमी जो होगी वो क्लोज होगी। इसमें हम क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम भी लिख सकते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या कि ये सिर्फ यूएसएसआर वाले ही ग्रुप करेंगे, यानी ट्रेड जो करेंगे वो यूएसएसआर वाले ही करेंगे, ठीक है, यानी यही देश आपस में ट्रेड कर सकते थे। इनका कोई वेस्टर्न कंट्री जो है, जो कैपिटलिस्ट नेशंस हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ वो ट्रेड करना पसंद नहीं करते थे, या रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है। तो इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने का काम किसने करा? गोरबाचेव ने करा, कि भाई हम अब वेस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लेसनोस, यानी ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या है कि अब ये लोगों ने, गोरबाचेव ने आज़ादी दे दी कि भाई अगर आपको हमारे साथ नहीं जुड़ना तो आप अलग हो सकते हो, और रशिया अपनी आर्मी नहीं भेजेगी। लाइक 1956 में हंगरी ने रशिया से अलग होने की एक कोशिश करी थी, रेवोल्यूशन करा था किसी लीडर ने, बट वहाँ पे रशिया ने अपनी आर्मी भेज करके उनको सप्रेस कर दिया था, उनको दबा दिया था, उनको कुचल दिया था। लेकिन अब कोई आर्मी नहीं जाएगी रशिया की तरफ से, और एक एक करके जो पॉलिटिकल देश जुड़े हुए थे किसके साथ? यूएसएसआर के साथ, वो अलग हो गए, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा आपको? तो डेट्स कॉल ओपननेस, यानी अब आपको फ्रीडम मिल गई थी, अपनी चॉइस से आप किसी भी देश में शामिल हो सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आपके किस में आएंगे? डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज में आएंगे। लास्ट का है आपका कॉजेज है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कॉन्सिक्वेंस मतलब इसका प्रभाव क्या हुआ जब सोवियत सिस्टम कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया अभी, ठीक है। अब इसका वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट पड़ा? अब ये समय 1990 के बाद, ठीक है, 1990 के बाद
वर्ल्ड में क्या हुआ, ठीक है, 1990 से लेकर 2000 तक कह सकते हैं हम, ठीक है। दुनिया में अमेरिका एक सुपर पावर, पहली बात तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया, यानी ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था ये अब खत्म हो चुका था, ठीक है। कब, किस वाले में, इस वाले क्वेश्चन में, कॉन्सिक्वेंस में इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, किसका, डिसइंटीग्रेशन का। तो पहला एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि इसमें यूएसएसआर डिक्लाइन हो चुकी थी, उसकी पावर खत्म हो चुकी थी, ठीक है, उसका जो आइडियोलॉजी थी वो खत्म हो चुका था। बात समझ में आगे बेटा, यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बुरी तरीके से फेल हो गई थी। अब वर्ल्ड में एक ही आइडियोलॉजी लीड कर रही थी, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट, और उसका लीडर था अमेरिका, ठीक है। वर्ल्ड बन गया था यूनिपोलर, वर्ल्ड क्या बन गया, यूनिपोलर, यानी अब अमेरिका की डोमिनेंस है। अमेरिका आज भी डोमिनेंस है, उस समय भी डोमिनेंस था, ठीक है। प्लस जो भी आप कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो अंडर में एक मॉनेटरी सिस्टम होती है, डॉलर पॉलिसी होती है, या आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, ये क्या होता है कि मल्टीपल देशों के साथ ट्रेड करने की परमिशन देता है, आपको फ्री ट्रेड करने की परमिशन देता है। आईएमएफ लोन देता है उन कंट्रीज को जो कि डेमोक्रेसी देशों को फॉलो करेगा, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, अपने देश में इन्वेस्टमेंट अलाउ करेगा, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करेगा। तो उन देशों को अमेरिका लोन देता है कि जैसा था ये लोग कैपिटलिस्ट कंट्री बने, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड एक्सचेंज हो जाए, और ट्रेड में किसका फायदा होगा, यूएसए का फायदा होगा। इसी तरीके से इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, जैसे जैसे रशिया में से लोग अलग होते गए, मतलब सॉरी यूएसएसआर से अलग होते गए, वैसे वैसे वो अमेरिका में ज्वाइन होते गए, जैसे लाइक पोलैंड है, हंगरी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश किसमें ज्वाइन होते गए, नाटो में ज्वाइन होते गए, यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होते गए, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ल्ड में अब नई नई कंट्रीज राइज हो गई थी, जो कि किससे टूट करके बनी थी, यूएसएसआर से, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ठीक है। स्कॉलर जो है हमारा इंस्टीट्यूशन है, आप यहाँ पे आइए और आप मुझसे लाइव भी यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।